मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7वीं से पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 दादी माँ। दादी माँ पाठ की शुरुआत हम कर चुके थे। इससे संबंधित पहला वीडियो आप देख सकते हैं। आइए बिना देरी करते हुए आगे का पाठ पढ़ते हैं। हम पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे कि दादी माँ ने रामी की चाची धन्नो का जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया था और साथ में धन्नो चाची लेखक को दुआएं दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। लेखक के पूछने पे धन्नो चाची ने बताया, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो धन्नो चाची कहती है कि दादी माँ ने सारा कर्जा माफ़ कर दिया है, साथ में 10 रुपये उनको दिए उनकी बेटी की शादी में खर्चा करने के लिए। तो आज के 10 रुपये और पहले ज़माने के 10 रुपये में बहुत अंतर है। आप अपनी दादी नानी से भी पूछ सकते हैं कि पहले ज़माने में 10 रुपये आज के 100 रुपये से भी ज़्यादा होते थे। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, रोज़ यानी दिन। मैंने पूछा, लेखक ने धन्नो चाची से पूछा कि उस दिन तो बड़ा डांट रही थी दादी माँ, फिर कैसे अचानक से ये सब हो गया? वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। धन्नो चाची कहती है बड़े लोगों का काम है डांटना, तो डांट हमें सुन लेनी चाहिए। ऊपर से दादी डांट रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दादी को दया भी आ रही थी और इसी कारण से चुपचाप वो मेरे घर आई, सारा कर्जा माफ़ कर गई और साथ में 10 रुपये भी दे गई। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तर्क यानी जवाब या कारण। धन्नो चाची ने जो जवाब दिया था, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या, तो इस बात पर लेखक को हंसी आई और लेखक आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। रोज यानी दिन। जब विवाह होने वाला था तो उससे 4-5 दिन पहले ही रात रात भर औरतें जगकर गीत गाती हैं, विवाह के गीत गाती हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घरों में शादी होती है, आसपास शादी होती है, तो औरतें इकट्ठा होकर शादी के गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय यानी नाटक करना या कोई भी एक्टिंग करना। ये प्राय एक ही कथा पर हुआ करता है। कथा यानी कहानी। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी जो कथा होती है, कहानी होती है जिस पे एक्टिंग की जाती है, उसमें शादी से लेकर और पुत्र के जन्म होने तक, पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र के जन्म होने तक की कहानी को दिखाया जाता है। औरतें एक्टिंग करती है, किस तरह से शादी होती है, एक दूल्हा बन जाती है, एक दुल्हन बन जाती है, और ये पूरा अभिनय जो होता है वो औरतों के द्वारा किया जाता है। इसमें आदमियों का आना मना होता है। आपने भी कभी शादी में इस तरह का अभिनय जरूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप अपनी मम्मी से, अपनी दादी से इसके बारे में पूछ सकती हैं, वो अच्छे से आपको बता देंगी। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। ममेरा यानी मामा का बेटा, राघव नाम है जिसका, और दालान यानी बरामदा। लेखक बीमार था इसलिए बारात में नहीं जा सका। जिस दिन अभिनय होता है रात को, उस दिन सारे व्यक्ति जो होते हैं वो दूल्हे के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर जाते हैं, और जो औरतें होती हैं वो सारी घर पे रहती हैं और रात भर अभिनय करती हैं। जब शादी हो जाती है, दुल्हन घर आती है, तब तक ये अभिनय चलता रहता है। सभी जो पार्ट होते हैं, किरदार होते हैं, वो औरतें ही निभाती है। इसमें आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेखक और राघव दोनों ही बारात में नहीं जा सके क्योंकि लेखक बीमार था और राघव बारात के चले जाने के बाद घर पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति यानी मना किया उनको। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब दादी माँ बिगड़ने लगी, डांटने लगी औरतों को कि कोई बात नहीं, वैसे तो इस अभिनय में औरतें ही पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन ये दोनों लड़के हैं, ब्रह्मा का रूप है, ईश्वर का रूप है, इनको यहीं पर सोने दो। दादी माँ ने कहा, लड़कों से क्या पर्दा, तुम सभी अपना अभिनय करते रहो, ये लड़का यहाँ बरामदे में सोता रहेगा। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। भेद यानी राज। अब दादी माँ ने सभी औरतों से छुपकर, किसी को पता भी नहीं चला कि लेखक भी साथ वाली चारपाई पर सो रहा है। औरतों को लग रहा था सिर्फ एक ही लड़का है, राघव, जो चारपाई पर सो रहा है। लेखक को मन ही मन हंसी आ रही थी और मन कर रहा था कि जोर से हंसे, लेकिन हंसते ही उसको पता है कि उसका राज खुल जाएगा और सारी औरतें उसको मिलकर बाहर निकाल देंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ हो गया। और किसी भाभी ने कोई बात कही होगी हंसने वाली, और उसकी बात सुनकर लेखक की हंसी नहीं रुकी और सारा भंडा फोड़ हो गया, यानी सारा राज खुल गया।
भंडाफोड़ होना यहाँ पर मुहावरा है जिसका अर्थ है राज खुल जाना, भेद खुल जाना। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। अब देबू की माँ ने चादर खींचकर देखा कि ये तो लेखक सोया हुआ है और उन्होंने व्यंग किया। उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, कहो तो इसको दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़की इससे क्यों लगती है। लेखक का राज खुल जाने पर दादी माँ बिगड़ पड़ी औरतों पर और दादी माँ ने लेखक को बचा लिया। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। यानी देबू की जो माँ है वो कल सुबह जब रास्ते में मिली तो भी लेखक को चिढ़ाने लगी। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते अभयदान मिल जाता। लेखक अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसको किसी बात का डर नहीं है। अभयदान, अभयदान होता है डर से मुक्ति। यानी दादी माँ की छाया में खड़े होने से लेखक को ऐसा लगता था कि अब उसको किसी बात का डर नहीं है, दादी माँ उसको बचा लेगी, दादी माँ औरतों के उल्हाने से भी बचा लेगी। अभयदान यानी अभय होने का दान, निडर होने का दान, जो दादी माँ ने बच्चों को दिया था। बच्चे दादी माँ के पास आकर डर से मुक्त हो जाते थे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। लेखक को दादी माँ की ममता और प्यार बड़ा ही याद आता है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। वात्या चक्कर होता है आंधी या तूफान। जब आंधी या तूफान आता है तो सूखे पत्ते कैसे उड़ते हुए चले जाते हैं तूफान के साथ, वैसे ही हमारा जीवन भी तूफान के आगे, जो विपरीत परिस्थितियों का तूफान है, उसके आगे बिल्कुल ही बिखर जाता है। कहा भी जाता है जब समय की आंधी चलती है, जब बुरा समय आता है, विपरीत परिस्थितियां आती है, तो हमारा जीवन सूखे पत्ते की भांति नाचने लगता है। हमारे बस में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ वक्त के हाथ में होता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। खूब यानी अच्छी तरह से। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी मतलब धोखा देने वाली दुनिया। धोखे की टट्टी एक मुहावरा है जो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये गांव में बोला जाता है, स्थानीय भाषा का मुहावरा है। इसका अर्थ होता है दुनिया जो होती है वो धोखेबाज होती है। यहाँ लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद कर रहा है जब उनके दादा की मृत्यु हो गई थी और दादी ने अकेले ही उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। कितनी मुसीबतों का सामना किया था, किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियाँ आई और उनका पूरा जीवन बिखर गया। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी दादा जब जिंदा थे तो दादी से कहते थे कि पहले तुम जाओगी, उसके बाद मेरी मृत्यु होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादा ने धोखा दे दिया और खुद दुनिया को छोड़कर चले गए। दादी को अकेला छोड़कर चले गए, पूरे परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, कुकुर मुत्ता एक तरह का पौधा होता है जो कहीं पर भी उग आता है, बड़ी आसानी से उग आता है। इसको हम मशरूम भी कहते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों को शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। यानी जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, दादी अकेली हो गई तो आसपास के जो शुभ चिंतक दोस्त थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से दादी के साथ धोखा किया। मुंह में राम बगल में छुरी मुहावरा है। आप देख रहे हैं पूरे पाठ में कितने मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ होता है सामने अच्छा बनना और पीठ पीछे धोखा देना। तो दादी माँ के आसपास के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो सामने अच्छा दिखावा करते थे लेकिन पीठ पीछे दादी को धोखा देने वाले थे। इन्हीं रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों की वजह से स्थिति और भी डामाडोल हो गई। डामाडोल होना यानी कि बिगड़ना। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, अतुल्य यानी जिसकी कोई तुलना नहीं है, संपत्ति यानी धन दौलत। दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ ने मना किया, लेकिन फिर भी लेखक के पिता ने बहुत सारी धन दौलत उनके श्राद्ध पर खर्च कर दी। लेकिन जो पैसा खर्च किया गया वो सारा घर में नहीं था। अगर घर में पैसा होता है और खर्च किया जाए तो एक बात होती है, लेकिन वह सारा पैसा घर का नहीं था बल्कि बाहर से उधार लाकर खर्च किया गया। वह घर की तो थी नहीं। यानी दादाजी के श्राद्ध में सारा पैसा बाहर से उधार लाकर खर्च किया गया और इस तरह से घर के हालात बहुत बिगड़ गए। घर की सारी परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। तो यहाँ से एक सीधा सीधा आपका प्रश्न भी बन जाता है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर जब आप देखेंगे तो आपको एक प्रश्न मिलेगा कि दादा की मृत्यु होने के बाद घर की आर्थिक स्थिति किस तरह से बदल गई। तो जैसे ही दादा की मृत्यु हुई तो जो उनके पिता थे, लेखक के पिता थे, उन्होंने बिना हिसाब किताब के पैसा खर्च किया और पैसा उधार लाकर खर्च किया। दादी के मना करने पर भी पूरा का पूरा पैसा उन्होंने श्राद्ध में बहा दिया और इस तरह से घर की आर्थिक स्थिति और बदल गई।
दादा की मृत्यु के बाद दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ आप यहाँ पर देख रहे हैं, आषाढ़, चैत्र, ये सारे जो महीने होते हैं ये देसी महीनों के नाम। आप इन देसी महीनों के नाम याद कर सकते हैं। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। जाड़ा यानी ठंड, कड़ाके की यानी बहुत ज़्यादा। माघ के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा, पछुआ होता है पश्चिम दिशा से आने वाली हवा, और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। पश्चिम दिशा से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पाला यानी कि कोहरा, पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, यानी हड्डियों को कपाने वाली ठंड थी। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने, धोती यानी साड़ी, गीली साड़ी पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। आप चित्र में देख सकते हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अपनी दादी माँ को बहुत बहादुर और साहसी देखा है, हमेशा गुस्से से बात करते हुए देखा है, सबको संभालते हुए देखा है, कभी रोते हुए नहीं देखा है। स्नेह यानी प्रेम करने वाली, कातर यानी कायर। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ने? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मन मारना यहाँ मुहावरे का प्रयोग है। मन मारना यानी बिना मन के या उदास बैठे रहना। तो लेखक बहुत देर तक बिना मन के उदास होकर दादी माँ के पास बैठा रहा। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दादी माँ बैठी हुई है, उनकी साड़ी गीली है और साथ में पुरानी संदूक पर उन्होंने दिया जलाया हुआ है। हाथ जोड़कर दिए के सामने वो बैठी हुई है। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ने? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो आपने भी कभी देखा होगा, जो बड़े लोग हैं वो बच्चों के सामने कभी नहीं रोते, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते। तो दादी माँ भी लेखक के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की भावनाओं को समझ जाते हैं। लेखक ने देखा कि कहीं ना कहीं दादी माँ की आंखों में पानी है, आंसू है, और इसीलिए बच्चा होकर वो पूछ रहा है, लेकिन दादी माँ फिर भी उसको मना कर रही है और बात को टाल जाती। दादी माँ लेखक के सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि बात को टालते हुए कहती है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, और साथ में वो लेखक को खींचते हुए रसोई घर में लेकर जाती है। आपने भी अपने घर में महसूस किया होगा, कभी आपकी माँ उदास हो, कभी आपके पापा उदास हो, बहुत परेशान हो, लेकिन वो आपके सामने अपनी परेशानी नहीं दिखाते हैं, आपके सामने कभी रोना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। दादी माँ भावुक हो रही है, लेकिन लेखक के सामने वो बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती है। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, चारा यानी तरीका। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी सुबह जब उठे लेखक अभी छोटे थे। लेखक के जो पिता हैं बाबूजी हैं, और साथ में जो उनके बड़े भैया किशन भैया हैं, वो दोनों चारपाई पर बैठकर सोच रहे हैं कि अब आगे घर का खर्चा कैसे चलेगा। कोई उधार पैसा भी नहीं देता है, और कितनों का उधार जो पैसा लिया हुआ है वो अभी चुकाया तक नहीं है। बाबूजी रोने वाले हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। यानी दादी माँ बाबूजी को कहती है कि अभी इतने परेशान क्यों होते हो, रोते क्यों हो? तुम्हारे दादाजी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। गला भर आना यानी भावुक होना, रोने जैसा होना। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। सहेज कर रखना यानी संभाल कर रखना। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा मतलब आगे और पीछे का। यानी यहाँ पर दादी कहती है कि ये जो सोने का कंगन है, ये तुम्हारे दादा ने मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। पहले ज़माने में जो लोग होते थे वो बुरे समय के लिए या विपरीत परिस्थितियों के लिए जो ज्वेलरी होती थी, सोने के जो गहने होते थे, उनको संभाल कर रखते थे। इसीलिए दादी कहती है कि ये कंगन तुम्हारे दादा ने मुझे पहनाया था और मैंने इसको किसी बुरे समय के लिए ही संभाल कर रखा था। मैंने इसको कभी पहना नहीं। और वो कंगन निकाल कर लेखक के पिता को देती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दादा नहीं है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। अभी मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय में तुम इस तरह से काम चला सकते हो। आज के ज़माने में लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, बैंक होते हैं, उसमें हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो बड़ी आसानी से बुरा वक्त गुजर जाता है। लेकिन पहले ज़माने के लोगों के पास इस तरह के साधन नहीं थे, इसीलिए वो पुराने जो सोने के गहने होते थे उनको संभाल के रखते थे, ताकि बुरा समय आएगा तो उनसे काम चला सकते हैं।
आप चित्र में भी देख सकते हैं दादी माँ के हाथ में सोने का चमकता हुआ कंगन है और वो लेखक के बाबूजी को कंगन दे रही है और साथ में समझा रही है। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट यानी शाप से मुक्ति देने वाली। अभी लेखक के घर में पैसे की तंगी है, दादाजी की मृत्यु हो गई है, सारा पैसा श्राद्ध में खर्च हो चुका है, कितना उधार लिया जा चुका है। तो इस मुश्किल समय में दादी माँ ने सोने का कंगन दिया और सबकी जो समस्याएं थी, जो शाप था घर पर, उससे मुक्ति दिला दी। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, शाप से मुक्ति दिलाने वाली देवी के समान। सी यानी समान। धुंधली छाया विलीन हो गई। विलीन होना यानी कि मिट जाना। धुंधली छाया जो लेखक के मन में आ रही थी, दादी माँ की जो धुंधली तस्वीर उनके मन में आ रही थी, वो अब धीरे धीरे विलीन हो गई, मिट गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। लेखक के हाथ में किशन भैया का लिखा हुआ पत्र है, चिट्ठी है। पहले ज़माने में लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे। आज का ज़माना और पहला ज़माना बहुत अंतर आ गया है। आज के ज़माने में हम सीधा फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है, वो काँप रहा है क्योंकि वो पत्र को पढ़ते पढ़ते सारी बातें याद कर रहे हैं। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उनकी यादों की जो लाइन लगी हुई है, एक एक बातें उनको याद आ रही है, वो काली चींटी की लंबी लाइन की तरह धीरे धीरे धूमिल हो रही है, धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक कहते हैं कि सारी बातें याद करने के बाद दादी माँ की जो धुंधली तस्वीर उनके मन में बनती है और ये सारी बातें रह रह के उनके दिमाग में आती है, तो उनको यकीन नहीं होता कि क्या सच में दादी माँ मेरे साथ नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि आज भी दादी माँ उनके साथ है, आज भी दादी माँ का साया उनके साथ है। और हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर में जो रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है और हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो उनके जाने के बाद भी हम ये महसूस नहीं कर पाते कि वो सच में चले गए हैं। हमें उनके हमारे पास होने का एहसास होता है। लेखक शिव प्रसाद सिंह को भी एहसास होता है कि दादी माँ आज भी उनके साथ है, उनकी यादें आज भी उनसे जुड़ी हुई हैं, वो जाकर भी उनसे दूर नहीं गई है। और इस प्रकार से अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, अपनी दादी माँ को याद करते हुए कितनी सारी बातें लेखक ने हमारे साथ साझा की है। और आपने पूरे पाठ में देखा है, दादी माँ पाठ में पढ़ा है कि कितनी अच्छी अच्छी बातें लेखक ने हमसे बताई हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पाठ अच्छा लगा होगा, साथ में पाठ आपको समझ में आया होगा और साथ ही लेखक की भांति आपको भी अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, अपनी दादी माँ की भी याद आ गई होंगी। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आइए अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को पढ़ने के बाद और समझने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद से दे पाएंगे। आइए देखते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो पूरे पाठ में आपने देखा, दादी माँ तो याद आती है, साथ में बचपन में बरसात के दिन याद आते हैं। और बरसात के दिनों में झाग भरे पानी में किस तरह से वो छलांग लगाते थे, किस तरह से बीमार पड़ जाते थे, बीमार पड़ने पर दादी माँ किस तरह से ख्याल रखती थी। रामी चाची के बारे में उनको याद आती है, किशन भैया की शादी के बारे में याद आती है। तो जो जो बातें पूरे पाठ में आपने देखी हैं, वो सारी बातें आपने इसमें लिखनी है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? हमने पाठ में पढ़ा कि जब दादा की मृत्यु हुई तो दादी जो है, उसके मना करने पर भी लेखक के बाबूजी ने बहुत सारा पैसा दादा के श्राद्ध में खर्च कर दिया और इस तरह से लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। आर्थिक स्थिति यानी पैसे से संबंधित स्थिति। और साथ ही घर में दादाजी कमाने वाले थे, दादाजी की मृत्यु के बाद कमाने वाला कोई नहीं बचा था और इस कारण से भी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? पूरा पाठ आपने पढ़ा प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको दादी माँ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? दादी माँ बीमारी में किस तरह से ख्याल रखती थी, दादी माँ लेखक को किस तरह से बचाती थी, दादी माँ किस तरह से लेखक को प्यार करती थी, दादी माँ सबको डांट के घर में काम करवाती थी, दादी माँ सबकी मदद करती थी, दादी माँ बहुत दयालु थी, बहुत साहसी थी। उनके स्वभाव की इन सारी विशेषताओं में से कोई भी एक पक्ष, एक विशेषता जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उसके बारे में आपने अपना उत्तर में लिखना है। और वो
वो बात आपको क्यों अच्छी लगती है। दादी जब लेखक को प्यार करती है तो वो आपको अच्छी लगती है, तो बताना है कि आपको क्यों अच्छी लगती है। दादी माँ जब दूसरे लोगों की मदद करती है, रामी की चाची की मदद की, तो वो बात आपको अच्छी लगी, तो उसका कारण बताना है कि आपको क्यों अच्छी लगी। इस तरह से हर विद्यार्थी का उत्तर अपने हिसाब से होना चाहिए। हमेशा कोशिश कीजिए अपने प्रश्नों के उत्तर खुद से बना के लिखने की, क्योंकि अभी आप 7वीं कक्षा में हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आपके पास जो प्रश्न होंगे उनके बड़े बड़े उत्तर लिखने होंगे, और अभी से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से आगे भी बड़ी कक्षाओं में बड़े बड़े उत्तर लिख सकते हैं। तो कभी भी कहीं से टीप के उत्तर नहीं लिखना चाहिए। पहले पाठ को समझना चाहिए, प्रश्न को समझना चाहिए, उत्तर को समझना चाहिए, और फिर हर बच्चे को अपना उत्तर खुद से बनाकर लिखना चाहिए। कहानी से हमारे 3 ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। कहानी से आगे भी कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में सबसे पहले आपको देसी महीनों के नाम पता होने चाहिए, और देसी महीने कौन कौन से हमारे अंग्रेजी महीनों के हिसाब से आते हैं, क्योंकि अंग्रेजी महीनों का इतना अभ्यास हो गया है कि हम रोज़ प्रयोग करते हैं। हमें पता है जनवरी में कैसा मौसम होता है, जून में कैसा मौसम होता है, सितंबर में कैसा मौसम होता है। तो पहले अपने कैलेंडर को देखिए, उसमें सारे देसी महीनों के नाम नोट कीजिए, और फिर बताइए कौन से महीने में किस तरह का मौसम होता है। गर्मी होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, किस प्रकार का मौसम होता है। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो इसका उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। साथ में अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं कि कौन से महीने में कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे कि जून के महीने में आपको आम मिलते हैं, आप हर तरफ आम ही आम देख सकते हैं। लेकिन जनवरी के महीने में अगर आपसे आम लेने के लिए बोला जाए तो कुछ ही दुकानों पर मिलेंगे, हर दुकान पर हमें आम नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से हर मौसम में कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, विशेष चीज़ें मिलती हैं, उन सब के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपना पाठ पूरा पढ़ लिया है, साथ में प्रश्न उत्तर पर चर्चा की है। प्रश्नों के उत्तर आप खुद से ही लिखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ में पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।